Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm economics educator गौरी जादौन. स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब बात आ गई है रियलिटी चेक की. पूरा साल निकल गया कि अभी तो बहुत टाइम है. अब आ गया हमारे पास प्री बोर्ड्स का टाइम. प्री बोर्ड ना मैं ये बोलती हूँ भाई बोर्ड से ज़्यादा ना प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट रहता है. प्री बोर्ड आपको एक रियलिटी चेक देखता है कि भाई साल भर आपने किया क्या है, कितना पढ़ा है, कितना समझा है. प्री बोर्ड्स में अगर आपने अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर दिया तो जो प्री बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा वो आपको एक तरीके की रियलिटी चेक देगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए टू स्कोर दैट एक्स्ट्रा मार्क्स ऑन द फाइनल डे. सो दैट इज वाई आज का जो सेशन है ना स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए लेके आई हूँ फॉर इकोनॉमिक्स. आप इसको कॉमर्स के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी सारे सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, चाहे आपका अकाउंटेंसी के लिए हो चाहे वो हो आपका बिजनेस स्टडीज़ के लिए. तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर बोथ CBSE. हम प्रोवाइड करते हैं आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक, एंड हिंदी मीडियम चैनल है जहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स की क्लासेस मिल जाती हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. एंड फॉर ई बोर्ड्स अगर हम बात करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स आपको जो है पूरी आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ज़्यादा अगर हम इसकी बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स ईजी आएगा, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन है हो जाएगा, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हो. तो ना थोड़ा रियलिटी चेक में दे देती हूँ कि इफ़ यू वांट टू रियली स्कोर 95%, है ना, 95% एंड अबव मैंने लिखा है क्योंकि वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आप 100% स्कोर करो, लेकिन थोड़ा स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट तो हमें रखना पड़ेगा ना, बिकॉज प्री बोर्ड्स की बात है. और प्री बोर्ड्स में ना कंपैरेटिवली सारे स्कूल्स थोड़ा टफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा ना लगे कि हाँ भाई बोर्ड्स हैं. क्योंकि अभी तक तो हम लोग बिल्कुल ऐसे जोन में रहते हैं कि ठीक है देखा जाएगा, अभी तो टाइम है. प्री बोर्ड्स एक पहला नज़ारा रहता है देखने के लिए कि भाई अब टाइम हमारे पास बचा नहीं है. तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ. अगर आप उसको फॉलो करते हो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर्स. फाइन. तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स की, हमारे पास दो बुक्स होती है कवर करने के लिए. एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मेरे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दोनों का वेटेज क्या है? 40-40 मार्क्स का. तो एक पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा क्या? नहीं. आपका एक तो प्रोजेक्ट है भाई, प्रोजेक्ट आपको बड़ी ईमानदारी से बहुत खूबसूरत बना के देना है अपनी टीचर्स को, ताकि भाई आपको उसमें नंबर ना कटे तो उसमें से 20 में से 20 आ जाए. फिर 80 और 80 की गारंटी हम दे सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे तो. 20 और 20 तो आपको खुद ही लाने पड़ेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. ये इस चीज़ पे हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे फिलहाल. तो जब हम बात करते हैं दो हमारे पास बुक्स हैं, एक है हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब भी हम एग्जाम में पढ़ने बैठते हैं याद रखना अब हार्डवर्क वाला टाइम गया है, अब हमारे पास बचा है स्मार्ट वर्क का टाइम, कि अब टाइम होता है रिवीजन का. लेकिन मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चे वो होंगे जिनको रिवीजन नहीं, अभी पहली बार पढ़ना भी शुरू करेंगे. क्योंकि 12th है ना, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से सीरियस होते हैं, कुछ लोग वेट करते हैं कि भाई हो जाएगा, 10th भी निकाल लिया था भाई, 12th क्या चीज़ है. ये एक एटीट्यूड हमारे पास रहता है. याद रखना 12th का जो एग्जामिनेशन रहता है वो करियर डिसाइडिंग आपके लिए बन सकता है. अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगी ना करियर में. ऑफकोर्स आई बिलीव कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड अ फ्यूचर, आई गेट इट. लेकिन स्टूडेंट्स अगर जब हम लोग 12th का बोर्ड देने वाले हैं हम उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्ट वर्क अगर हम कर लें तो उसमें क्या दिक्कत है. क्योंकि एग्जाम तो देने पड़ेंगे ना, भले आप रोके दो या हंस के दो, देने तो फिर भी पड़ेंगे आपको एग्जाम्स. तो दो बुक्स हैं, आप देखो. सबसे पहले जब भी अब बात होती है रिवीजन की, अब आ रही है कि कैसे स्कोर बढ़ाना है. सबसे पहले देखो कि वेटेज सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर्स का है. आपके इसमें अलग से यहाँ पे पूरा यहाँ पे गिवन है. जैसे कि आप इसमें देखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखो 12 मार्क्स का ये आ रहा है, और 10 मार्क्स का नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स मेरे पास आ रहा है. बाकी का बैलेंस ऑफ पेमेंट, बजट और ये 6-6 मार्क्स का है. तो सबसे पहले हमेशा कोशिश करो कि जो मेरे पास हाई वेटेज वाला चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करें, उसको सीखें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखें. जैसे कि इसमें भी आप देखोगे, आप सीधे देखो करंट चैलेंजेस में जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब भी आपका चल रहा है वो क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, ये वाले जो हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं उसमें से 20 मार्क्स का आ रहा है, और चारों चैप्टर्स इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. उसके बाद आप देखो ये जो पहला वाला चैप्टर हमारे पास है और सेकंड वाला चैप्टर जो हमारे पास दोनों मिला के आ रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड उसके बाद हमारे पास आ रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 तक. जो 3 चैप्टर्स हैं मेरे पास क्या आ रहा है 12 मार्क्स के.
तो आप डिवाइड कर लो 4-4 मार्क्स के 3 चैप्टर आपके पास हो गए। लेकिन ये वाला जो 4 चैप्टर्स है वो आपके पास 20 मार्क्स के आ रहे हैं, मतलब 5 मार्क्स ईच। मतलब जब मुझे पता है कि ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम आने वाला है, तो मैं क्यों ध्यान लगा के नहीं पढ़ रही? आई नो इट, मतलब आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है एक तरीके से कि भाई इतने ये वाले चैप्टर से ये वाले मार्क्स का आने वाला है, उसके बाद भी हम ध्यान नहीं दे रहे। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने बैठते हैं, हमें वो इतना अच्छा लगने लगता है चैप्टर, बिल्कुल डीप में पढ़े जा रहे हैं। भाई आप उसका वेटेज भी तो देखो, 6 मार्क्स का ही चैप्टर है, तो आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, मैम ने आपको कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराया, तो आप उसको पढ़ो ना। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर अच्छा लगने लगा तो बिल्कुल डीप में जाकर उसको पढ़ने लग गए। एग्जाम जब हम बात करते हैं ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क यही करना रहता है कि चीज़ों को एनालाइज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज करके आप सोचते हो कि क्या आ सकता क्या नहीं आ सकता। बाकी जो डेली बेसिस पे हम आपको डिफरेंट शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको पूरा अपडेट देते रहते हैं कि ये पढ़ो, ऐसे करो, तो उसको भी ध्यान में रखो, है ना। तो पहली चीज़ यही है स्टूडेंट्स कि आपको वेटेज को देखना है। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा है आपको कि हाई वेटेज टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ठीक है। सेकेंड चीज देखेंगे यहाँ पे मास्टर एनसीईआरटी। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, अब मुझे पता है कि आप सभी डिफरेंट रिफ्रेशर्स के थ्रू पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हार्डली कोई पढ़ता है, लेकिन मैं जब भी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कराती हूँ, मेरा पहला स्टेटमेंट यही रहता है कि डू नॉट इग्नोर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्टली स्टेटमेंट्स उठा के बोर्ड्स दे देता है, और आप सोचते हो कि लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है बोर्ड्स की, बिकॉज एनसीईआरटी की लैंग्वेज को ही उठा के दिया जाता है बोर्ड्स में। आपका पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी एकदम पढ़ने में है वो इतनी सी बुक, आप खुद सोचो, आप जो डिफरेंट रिफ्रेशर से बुक्स पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। एनसीईआरटी उसकी बिल्कुल आधी भी नहीं है सारी चीजें सेम, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, हम लोग 11th-12th में प्रेफर करते हैं कि डिफरेंट रिफ्रेशर्स को फॉलो करें, विच इज़ वैलिड इनफ। लेकिन आपके रिफ्रेशर्स में भी ना, जब हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, उसमें गिवन रहता है एनसीईआरटी का एक सेशन, तो उसको भी गो थ्रू करो। आप एटलीस्ट उसको एक बार पढ़ के तो देखो कि उसकी लैंग्वेज को समझो। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्लियर। एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है स्टूडेंट्स। अगर एनसीईआरटी आपने मास्टर कर ली ना, तो बोर्ड्स आपके हाथ में। मैं ये नहीं बोल रही कि एनसीईआरटी पढ़ने बैठो, लेकिन उसके क्वेश्चंस को देखो, जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कराते हैं वो देखो, ठीक है। 2 चीजें हो गई। सबसे पहला क्या है, हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करेंगे हम, एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी हमें साथ में लेके चलना है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इस साल का सैंपल पेपर का पूरा मैं आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। अभी आने वाले क्रैश कोर्स में बिल्कुल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने वाले हैं। बाकी आपको हर एक चीज़ मैग्नेट ब्रेन्स के साइट पे भी मिल जाएगी, सीबीएसई की भी साइट पे मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत हमें एटलीस्ट साइट पे क्लिक करने की करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, देखो पेपर आता कैसा है। कई बार दिक्कत क्या होती है, भाई बच्चे पूरी बुक पढ़ के जा रहे हैं, पूरा रट्टा मार लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसमें लिखना है क्या, यही समझ नहीं आ रहा। बिकॉज पूछने का जो पैटर्न रहता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, ये आपको समझ आता है जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हो। हम एनालाइज करते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चंस को बनाते हैं। अदरवाइज आपको भी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 5 ईयर्स के तो आप मान के चलो कि आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और प्रैक्टिस में बोल रही हूँ, लिख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे एग्जाम्पल्स लिखोगे, लिखना कैसे, भाई मुंह जबानी सबको याद है, दिमाग में भी सबको याद है, पेपर में कौन पता चलेगा कि भाई कैसे लिखना है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो, उससे पता चलेगा कि आपको कितने नंबर मिलने वाले। कोई एग्जामिनर आपसे आके पूछने नहीं वाला बेटा कि क्या लिखा है, इसको जरा बोल के तो बताइए। आप किस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंटेशन रखते हो विल डिसाइड हाउ यू विल गेट द मार्क्स। सो दैट इज वाई लिख के प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू राइट आई अंडरस्टैंड द पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम्ड प्रैक्टिस। अब देखो मुझे पता है कि मेरे को 3 घंटे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं कि मैं 6 घंटे में एक सैम्पल पेपर पूरा कर रही हूँ। आपको ऐसे ही बैठना है कि 3 घंटे का मेरे पास समय है, ताकि आप लोग टाइम मैनेजमेंट को भी सीखो। अधिकतर बच्चे इसलिए, एक तो घबराहट बहुत रहती है बोर्ड एग्जामिनेशन की, और ऊपर से हमारे पास एकदम भयंकर वाला कोई पेपर आ गया तो हमारा वैसे ही आधे से आधा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो खुद को संभालना, फिर से मोटिवेट करना, चीज़ों को याद करना आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें ना पूरी दुनिया आप घूम लेते हो ये 3 घंटे के अंदर ही। सो 3 घंटे के अंदर कैसे टैकल करना है आपको तब पता चलेगा जब आप 3 घंटे की रोज़ प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका एक्यूरेसी लेवल डेवलप होगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम टाइम नहीं मिला, जितना मिला उतना लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ। समझ गए क्या इतनी बात मेरी?
चलो नेक्स्ट क्या करना है, यूज स्ट्रक्चर्ड आंसर। याद रखना है कि हमें टू द पॉइंट लिखना है, जितना मार्क्स के वन है, जितना लिखा रहता है ना इंस्ट्रक्शंस में कि इतने मार्क्स के लिए इतने वर्ड्स में लिखना है, तो उतने वर्ड्स में लिखना है। बिल्कुल राम कहानी लिख के हमें आनी नहीं है पूरी, या बिल्कुल शॉर्ट आंसर नहीं लिखना है। याद रखना कि आप किस तरीके से पेपर लिख रहे हो, ये ज़्यादा डिटरमाइन करेगा आपके मार्क्स को। पेपर प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी टॉप नॉच, और प्री बोर्ड्स में अच्छे से लिखोगे तभी जाके बोर्ड्स में लिखने की आदत पड़ेगी। याद रखना, प्री बोर्ड्स को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। प्री बोर्ड्स में अपनी पूरी जान झोंक दो कि जितना हो सके अच्छे से पढ़ के जाओ, 100% करो, बिकॉज उसके बाद का जो टाइम है प्री बोर्ड से लेके आपके मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस का, वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस का है, अपने परफेक्शन लाने का है। वो चीज़ लर्न करने का नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन का टाइम है, जहाँ पे आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगे। सबसे पहले आपको अपना 100% अटेम्प्ट देना पड़ेगा, वो प्री बोर्ड्स में देना है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपको ऐसे आंसर, जैसे कि आपको पता है इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कर्व्स, ग्राफ्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे ग्राफ्स हैं, जिस तरीके से फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं बनवाती हूँ। अगर आपको पता हो पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितने सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ, वो बनाना सीखना है। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास रिवाइज विद नोट्स एंड डायग्राम्स, माइंड मैप्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो चार्ट्स बना लो। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपका बिल्कुल दिमाग उस हिसाब से चलेगा। कभी तुमने फ्लो चार्ट बनाया नहीं, अब अचानक से जाके उस दिन फ्लो चार्ट बनाने बैठ जाओगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है। फ्लो चार्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कुछ लिख दिया और बादल बना दिया, लो बन गया फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का भी लिखने का तरीका होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, वो भी पूरी एक आर्ट है, जिसको हम हर क्लास में आपको बताते हैं। जब भी मैं आपको क्वेश्चन और किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करना है मैं आपको सिखाती हूँ। सो दैट इज वाई आपको आंसर्स लिखने का तरीका और किस तरीके से नोट्स और डायग्राम्स बनाने, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब नोट मेकिंग वाला टाइम भी गया। अब तो सीधे आपको पता है कि शॉर्ट तरीके से कैसे लिखना है, डायग्राम्स कैसे बनाना है, ये मुझे प्रैक्टिस करना है। समझ गए इतनी सी बात को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट फोकस ऑन केस स्टडीज। देखो बिजनेस स्टडीज में तो केस स्टडीज भर भर के आती ही आती हैं। अब क्या होगा, इकोनॉमिक्स में भी आने लगी है, और साथ साथ में स्टूडेंट्स असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल सीबीएसई के हो चुके हैं फेवरेट। एमसीक्यू भी अब ऐसे नहीं रहेगी जिसमें आप स्कोर कर पाओ। आपको पता है भाई 5-6 पेजेस का हमारा इतना मोटा पेपर आता है इकोनॉमिक्स का, एमसीक्यूज भी कम से कम 3-4 पेज लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना बंद ही कर दिया है, तो डायरेक्ट पढ़ना ही बंद कर दो। मतलब आपको इनडायरेक्टली बहुत डीप में जाके चीज़ों को पढ़ना और समझना है। क्लियर? समझे? तो फोकस ऑन केस स्टडीज करना है। नेक्स्ट, जो भी डाउट्स हैं अभी क्लैरिफाई कर लो, अभी उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, बिकॉज जब मुझे पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे, हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अगर आप डाउटफुल हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो आप स्टेटमेंट एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। जितने भी अभी रिसेंट सेशंस देखे हैं, मैं हर एक चैप्टर के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, अलग से पूरा सेगमेंट आ रहा है आपके पास। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज आते हैं, उसके बाद असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे। उसमें आप देखिएगा कि अगर उसमें एक एक लाइन, एक एक पर्टिकुलर कीवर्ड से हमें पता चलता है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, वो रीजन सही है कि नहीं। सो दैट इज वाई जब तक आपका ये वाला पार्ट क्लियर नहीं होगा, आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। सो दैट इज वाई डू नॉट टेक इट लाइटली। समझे इन सारी बातों को? ये याद रखना, प्री बोर्ड्स में अगर 100% अपना अटेम्प्ट दोगे, तब जाके तुम्हारी 80% तैयारी होगी बोर्ड्स की। अभी भी 20% छूट रहा है, वो कब होता है? 20% आपका होगा आपके प्री बोर्ड से लेके जब तक आप मेन बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे देते, उस बीच में 20% की तैयारी होगी। तो 100% देने के बाद भी सिर्फ 80% तैयार हो गए आप प्री बोर्ड में, ये आप लिख के रखिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड देना अलग बात है और बोर्ड देना अलग बात है। लेकिन पहली सीढ़ी ये है कि प्री बोर्ड में हमें अच्छा करना है। प्री बोर्ड में पूरा पढ़ लो, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से पेपर दो। ये सोच के मत देना या प्री बोर्ड जैसे भी निकल जाए, फिर बाद में जो समय मिलेगा उसमें मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ लूंगा। ये आपका बिल्कुल मेंटालिटी रहनी ही नहीं चाहिए। हो गया पूरा साल, कर ली पूरी मस्ती, जिनने पढ़ाई करी है वेरी गुड, जिनने नहीं करी अब टाइम नहीं है, अब सीरियस हो जाओ। प्री बोर्ड बिल्कुल मेहनत से अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे से देना है, बिल्कुल भी आवारागर्दी नहीं करनी कि हाँ ठीक है देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 100% अटेम्प्ट दोगे तब जाके 80% तैयारी होगी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ये याद रखना है। क्लियर? आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स कि अगर आप ये सारी चीज़ें भी करते हो तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। आज मैंने वीडियो डाला, पता चला आज बिल्कुल जोश आ गया, रात में बैठ गए पढ़ने तुम 2-2 सैंपल पेपर और अगले दिन सुबह 12 बजे तक सो रहे हैं, ये नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की। आज से लेके जब तक हमारा पेपर नहीं हो पाता, आपको याद रखना है कि रोज रिवीजन करना है, सारे सब्जेक्ट्स का करना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को 4-4 घंटे दो,
कोई बात नहीं, 4 घंटे ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन सब सब्जेक्ट के बारे में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि कंसिस्टेंसी बने रहे और माइंड में ऐसा चलता रहे कि ठीक है ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए, एक ही सब्जेक्ट में फुल भी लेके आ जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या। याद रखना, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आपका वोकेशनल सब्जेक्ट हो, ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपका एग्रीगेट बनेगा तो सबको जोड़ के ही बनेगा। तो हर सब्जेक्ट मायने रखता है, चाहे आपका पी हो, आईपी हो, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो। क्लियर, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मेहनत करनी है। एंड स्टे काम एंड रेस्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि रात भर बिल्कुल पढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल जब पेपर है तो आंखें बिल्कुल सूजी हुई है कि क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिख रहा। याद रखना है कि जब भी आपका पेपर होता है ना, उसके एक दिन पहले आराम से अच्छे से नींद लिया करो पूरी अच्छे से, उसके बाद पेपर देने जाएंगे, है ना। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी भी समय है, लेकिन थोड़ा सीरियस होकर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा स्कोर अच्छे से बढ़ सकता है। बाकी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। पहले वाली स्लाइड की फिर से सभी फोटोग्राफ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई कितने मार्क्स का कौन सा हमारा पार्ट आने वाला है और आपको कौन से एरियाज को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। वेटेज वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा हाथ में उतनी चीज़ आ जाएंगी। क्लियर, समझ गए। तो हम बिल्कुल डरा नहीं रहे, लेकिन आपको एक रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि अगर प्री बोर्ड की तैयारी अच्छी कर ली स्टूडेंट्स तो आप देखोगे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपने आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि बस प्री बोर्ड निकाल लूँ, यहाँ प्री बोर्ड दे देते, प्री बोर्ड के बाद पढ़ेंगे, तो ये आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, इससे आपका बेहतर स्कोर नहीं आने वाला। अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब टॉपर बनो, मैं ये बोल रही हूँ कि एटलीस्ट गिव योर बेस्ट, कि आपको बाद में जाकर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार पढ़ लेते तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, बिकॉज अभी भी टाइम है, अभी भी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे आपको बाद में जाकर रिग्रेट ना हो। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको आज का सेशन से काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई होगी। इकोनॉमिक्स में स्पेशली हमेशा बोलती हूँ, ग्राफ्स को हो गए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को हो गए, इन सारी चीज़ों के थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो ना कभी खुद भूलोगे और आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी। लिख के प्रैक्टिस करेंगे, हाई वेटेज एरिया को बिल्कुल प्रायोरिटाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल एनालाइज करना एटलीस्ट ऑफ 5 ईयर्स, है ना। बाकी मैं भी जो सेशंस आपके लिए लेके आती रहूँगी जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो जाते, उसको अटेंड करना है, बिकॉज ये आपकी फाइट है, लेकिन उस फाइट में बिल्कुल हिस्सेदारी हमने भी ली है कि जब तक आपका बेहतर स्कोर नहीं आ जाएगा हम भी नहीं रुकेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।